हेलो 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 हेलो। जी। शिवानी सैनी, जय हिंद बेटा। शोहेब खान, वालेकुम अस्सलाम। अलका शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीति भाटी जी, राधे राधे। आशीष दीक्षित, जय हिंद। भावना जी, हेलो। रूबी राठौड़, वेरी गुड आफ्टरनून रूबी। आकाश कश्यप, वेरी गुड आफ्टरनून। अंतिम मौर्य, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जय भोले बाबा की, रवि यादव। जय श्री राम। विवेक भाटी जी, दिव्यांशु दुबे, वेरी गुड आफ्टरनून। ललित, नमस्ते जी, नमस्ते, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भास्कर राज, नमस्ते जी। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है, आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पे, मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप में से जो भी छात्र, ठीक है, प्रयागराज में अपनी तैयारी कर रहे हो, प्रयागराज के आसपास के जनपद के हों, जिले के हों, और अगर संभव हो सके तो आप सभी को पता है कि 25 नवंबर को हमारी पूरी टीम प्रयागराज आ रही है, ठीक है। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ आए। हमें बड़ी खुशी होगी कि जब हम आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, ठीक है, और आप लोगों के साथ, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आप अपने, हम हमारे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 25 नवंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आसपास के हैं प्रयागराज के, और जो प्रयागराज में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रयागराज के ही हैं, जरूर आए आप सब बच्चों, है ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए जी, ठीक। चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट पर थे, ठीक है गोपाल जी। कहां पर थे हम लोग? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, मौलिक अधिकारों पर थे। और देखो, मैंने मौलिक अधिकारों की शुरुआत में ही बोल दिया था कि मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ना मौलिक अधिकार आपका, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, लंबा चलेगा। क्यों चलेगा? इसका रीजन आपको पता ही है। फंडामेंटल राइट्स में आप वो सब पढ़ रहे हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, और जबकि वो फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा है। आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको पढ़ने को मिल रहा है, और ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम फंडामेंटल राइट्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21A को, है ना जी। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में बेटा हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज? हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21A को। आर्टिकल 21A, 21A, इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो आर्टिकल 21A है, ये आपके मूल संविधान में था नहीं, है ना? ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको हमने बेसिकली 86 में संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है जी। चलिए, मजा आ रहा है बहुत पढ़ने में। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब आप लोगों से, ठीक है, मैं खूब आराम से रिव्यू लूंगा इस क्लास में, मजेदार क्लास करेंगे, ठीक है। पहले यहां पर फोकस कीजिए, देखिए, ठीक है। देखो, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हम आपको बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21A के साथ, ठीक है, जो प्रॉब्लम, ठीक है, हमने फेस की, और जिस वजह से आर्टिकल 21A को हमने, ठीक है, अपने संविधान में शामिल किया, उसकी पूरी स्टोरी हम आपको बताते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर्टिकल 21A, ठीक है। चलिए, अब स्टोरी ये थी कि भाई आपके डीपीएसपी में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में, आप सभी को पता है भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख है। और डीपीएसपी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि डीपीएसपी बेसिकली क्या है। डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है। ये बात मैंने पता नहीं आपको कितनी बार बताई होगी कि ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये अप्रवर्तनीय है। ये कैसे है सर? अप्रवर्तनीय है, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, अर्थात ये अवाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, ये अवाद योग्य है, और ये न्याय योग्य भी नहीं है। नहीं है कहने का आशय ये है कि हम इनके प्रावधानों को,
ठीक है, कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते। बस इतनी सी बात है सर, डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू नहीं करवाया जा सकता, इसलिए बोला गया है कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख दो तो भैया जी कैसे है, ये नॉन इन्फोर्सिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल और नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। तो ये नॉन इन्फोर्सिएबल और नॉन जस्टिसेबल है। अच्छा, अब इसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल था, ठीक है, जिसका नाम है आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 में बोला गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य, ठीक है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये इसमें बोला गया था। क्या बोला गया था बेटा? तो इसमें बोला गया था भैया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। राज्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। मेरी बात आप समझना बहुत अच्छे से, उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब लेकिन भैया, ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू है क्या? सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जो डीपीएसपी है ना, ये डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है। और अगर ये डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिएबल है तो भैया राज्य की, ठीक है ना, बेशक राज्य पर कर्तव्य थोप दिया संविधान ने कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, लेकिन क्या ये राज्य पर बाध्यकारी है? एक बात बताओ आप कि आर्टिकल 45 में बोला कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, लेकिन क्या ये राज्य पर बाध्यकारी है? ये राज्य को बाउंड करता है कि नहीं भैया तुम्हें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी पड़ेगी? नहीं, राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी का हिस्सा है। अब चूंकि ये मेरे प्यारे बच्चे डीपीएसपी का हिस्सा है, तो इसलिए ये राज्य पर कतई भी, बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, नहीं, ये बेटा क्या है, ये राज्य पर कतई बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य को लगता है तो राज्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, राज्य को लगता है कि नहीं तो राज्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। तो बस इतनी सी बात है कि राज्य पर बाध्यकारी कतई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए हमने एक ऐसा प्रोविजन किया, एक ऐसा प्रावधान किया कि कैसे भी करके भाई ये जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है ये कंपलसरी हो जाए, ये जरूरी हो जाए और ये जस्टिसेबल भी हो जाए। ये कंपलसरी हो जाए, जरूरी हो जाए, जस्टिसेबल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो, आप सोच के देखो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर निःशुल्क, ठीक है, हम प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको, ठीक है, राइट टू लाइफ एक तरह से, ठीक है, उसको जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। और अगर किसी भी बच्चे को, ठीक है, जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उसे उसकी प्राइमरी एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है, तो भैया उतना ही पाप लगेगा जितना कि उस बच्चे को उसके जीवित रहने के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। ठीक है, उतना ही पाप लगेगा। कहने का आशय यह है कि अगर किसी भी 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसको प्राइमरी एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो कुल मिलाकर एक तरह से अगर हम देखें तो उसके, ठीक, राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार से ही उसको वंचित किया जा रहा है। तो इतना जरूरी था। लेकिन दिक्कत क्या थी? डीपीएसपी में था। अब डीपीएसपी में था तो राज्य पर बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, ये मनमाना व्यवहार था राज्य का कि राज्य, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन राज्य को आप जाकर कटघरे में खड़े नहीं कर सकते, कोर्ट में खड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए आर्टिकल 45 के, ठीक है, इस पूरे कंटेंट को, आर्टिकल 45 की बेटा इस पूरे कंटेंट को यहां से उठाकर आर्टिकल 21A में डाल दिया। ठीक है ना? किससे डाला बेटा? ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 में संविधान संशोधन से डाल दिया। ठीक है, किससे डाला बाबू? हमने इसको 86 में संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला। हेलो भैया, मैं क्लास में हूँ, है ना, क्लास के बाद कॉल करता हूँ।
ठीक है, ओके भैया, ओके। चलिए ठीक है, तो हमने बेटा इसको 86 में संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से डाला। क्लियर है इसके विषय को। अब आर्टिकल 21A का सब्जेक्ट क्या हो गया, वही जो ये है। ठीक है, आर्टिकल 21A का सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, आर्टिकल 21A का सब्जेक्ट वही हो गया जो ये है, सेम वही सब्जेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ओ सॉरी, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट वही हो गया बेटा जो आर्टिकल 45 का है। मतलब ठीक है, मजबूरी ये थी कि हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 45 था, जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार दे रखा था। लेकिन ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी को लागू नहीं कराया जा सकता, डीपीएसपी के प्रावधानों को। तो हमारी मजबूरी ये थी कि अगर हमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देनी है, तो इसके इस प्रोविजन को हम डीपीएसपी से हटाकर फंडामेंटल राइट में डाल दें, क्योंकि फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजंस हैं, जो मौलिक अधिकार के प्रावधान हैं, वो जस्टिफिएबल है। ठीक है ना, वो कैसे है बेटा, वो जस्टिफिएबल है। और अगर वो जस्टिफिएबल है तो हमने डाल दिया, ठीक है, इसमें डाल दिया, और हमने यहां पे लिख दिया भैया, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को बेटा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसकी इस विषय वस्तु को हमने आर्टिकल 21A में डाल दिया। अब ये आर्टिकल 45 की जो विषय वस्तु है, ये तो इसमें चली गई। ठीक है, जब आर्टिकल 45 की विषय वस्तु बेटा इसमें चली गई ट्रांसफर होके, तो अब यहां पर क्या डाला हमने, तो ये तो खाली हो गया। अब यहां पर हमने ये डाला, देखिए यहां पर देखना, हमने यहां पर ये डाला कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे, कम आयु के शिशु, ठीक है, उनकी देखभाल, जो 6 वर्ष से कम आयु के शिशु है बेटा, ठीक है, उनकी देखभाल, उनकी केयर, देखभाल, और उनकी शिक्षा, ये उनके अभिभावक और राज्य दोनों मिलकर देखेंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल को, उनकी पेरेंटिंग को उनके अभिभावक भी करेंगे और राज्य भी करेगा। ठीक है, तो ये विषय वस्तु हमने शामिल कर दी आर्टिकल 45 में। ठीक है, आर्टिकल 45 में अब ये नहीं है, आर्टिकल 45 में अब ये वाली विषय वस्तु, अब ये वाला कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये वाला कंटेंट आपको अब देखने को मिलेगा। क्यों भैया, क्योंकि ये वाला तो उठा के हमने यहां पर डाल दिया। ठीक है, ये भी किससे किया भैया हमने, 86 में संविधान संशोधन से। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी हमने बाबू किससे किया है, ये भी हमने 86 में संविधान संशोधन से ही किया है। ठीक है, और इसी 86 में संविधान संशोधन से हमने क्या किया, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारी मौलिक कर्तव्य है, इस मौलिक कर्तव्य में भी हमने 11वां प्रावधान जोड़ा। मौलिक कर्तव्य में 11वां प्रावधान जोड़ा, इसमें हमने 11वां प्रावधान जोड़ा इसी से, और बोला कि प्रत्येक अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ठीक है, विद्यालय या शिक्षा तक लेकर जाए। ठीक है, प्रत्येक अभिभावक का क्या है भैया, प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है। इसमें हमने बोला कि प्रत्येक अभिभावक का, प्रत्येक गार्जियन का यह कर्तव्य है कि वह अपने, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्कूल तक लेकर जाए, कम आयु के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाए, बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन उपलब्ध करवाए, एजुकेशन उपलब्ध करवाए। तो एक तरफ अधिकार भी दे दिया हमने इसको,
और एक तरफ हमने इसको बेटा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी शामिल कर दिया। ठीक है, तो अधिकार भी दे दिया और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी। तो एक संविधान संशोधन है 86वां एक, और इससे तीन तीन ऑपरेशन हुए हैं, और जो तीनों ऑपरेशन है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि मुझे आप सभी के थम्स अप मिलने चाहिए। जी ठीक है, जी रिजवान हुसैन कह रहे हैं सर जी आपने मेरा सलाम नहीं लिया। भैया अस्सलाम वालेकुम, ले लिया आपका भी सलाम। क्या कह रहे हैं ये, एक मिनट, एक बच्चे हैं। चलिए, एकदम लाजवाब, आपका पढ़ा हुआ क्लास में याद हो जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, बहुत अच्छे। आइए अब आर्टिकल 22 पे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 22 पे बेटा। ठीक है, आर्टिकल 22 थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या है ये। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या बोलता है बेटा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी को बोलेंगे बेटा अरेस्ट, है ना, और निरोध, और निरोध, निरोध को बोलेंगे बेटा डिटेंशन, डिटेंशन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 की विषय वस्तु को देखो। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यहां पर दो शब्द है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एक है गिरफ्तारी और दूसरा है निरोध। ठीक है, तो एक टर्म क्या है सर, एक टर्म है गिरफ्तारी। ठीक, गिरफ्तारी। ठीक, गिरफ्तारी का मतलब क्या है, गिरफ्तारी का मतलब है कि आप अब, ठीक है, पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्त में है। ठीक है, देखो गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपराधी किया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप पुलिस की गिरफ्त में हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप अपराधी हैं, ये बात समझ लेना आप बहुत अच्छे से। क्लियर है ना। जैसे मान के चलिए किसी ने मेरे विरुद्ध झूठी एफआईआर करवा दी, आमतौर पे गांव में बड़ा होता है। एक गांव में अगर लड़ाई हो जाती है तो आपको पता है ना, छोटे मोटे इश्यूज पर लड़ाई होती है कि साहब उसने मेरी मेड़ काट दी, उसने मेरे खेत में जो है ना पानी लीक कर दिया, या फिर साहब उसके पशु जो है वो मेरे खेत में घुस आए, या फिर इस तरह के जो है ना वाद विवाद होते हैं। ठीक है, आमतौर पे जमीनी मामले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा फिर एफआईआर होती है और बड़ी झूठी झूठी एफआईआर होती है। ठीक है, छोटा सा मामला था और छोटे से मामले को तूल देने के लिए एक आदमी क्या करता है कि बेटा अपना सिर खुद ही फोड़ लेता है, अपना हाथ खुद ही काट लेता है। ठीक है ना, लेडीज अपने कपड़े फाड़ लेती है और चली जाती है थाने के, लोग मैं शिकायत करने जा रही हूँ, और एफआईआर लिखवाती है, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है एफआईआर के आधार पर। एफआईआर क्या है, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट है, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ठीक, घबराना नहीं है कभी भी आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाए तो, क्योंकि ये जस्ट एक इंक्वायरी है। क्लियर है। उसके बाद जो है, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप दोषी पाए गए, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना सजा होगी, अगर आप दोषी नहीं पाए गए आपको छोड़ दिया जाएगा।
ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पूरा खेल, ठीक है, रुपयों का होता है। अगर आपके विरुद्ध एफआईआर हो गई, आप चाहे कितने भी निर्दोष क्यों ना सही, ठीक है, अगर आपका रुपया थाने पे नहीं पहुंचा, दरोगा जी को नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब है कि आप दोषी हैं, ठीक है ना। और अगर रुपया पहुंच गया तो आप दोषी नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े दोषी हो, चाहे आपने बेशक कपड़े फाड़े हो दूसरे के, या आपने दूसरे का सिर फाड़ा हो, या फिर दूसरे को आपने चाकू मार दिया हो, ठीक है। तो ये बात तो होती है। चलिए, तो गिरफ्तारी का मतलब ये कि आप पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपराधी हैं। अभी अपराध, ठीक है ना, क्या नहीं हुआ बेटा, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, जी ध्यान रखना, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि आप अपराधी हैं, मैं लिख देता हूं, यह आवश्यक नहीं कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बेटा आप क्या है, अपराधी हैं, क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। अगर अपराध सिद्ध हो गया, क्लियर है, अगर आपके अगेंस्ट अपराध सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि यह कृत्य आप ही ने किया है जो अनलॉफुल है, तो अभी सी बात है आप फिर अपराधी हो जाएंगे, ठीक है। तो गिरफ्तारी का मतलब ये होता है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें है बेटा निरोध, ठीक है, निरोध, डिटेंशन, डिटेंशन, डिटेंशन। चलिए, अब ये जो निरोध है ना बेटा, डिटेंशन, ये दो प्रकार का होता है निरोध, ठीक है। सबसे पहला होता है ये, ठीक है, आपका जिसको कहते हैं दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध, ठीक है। और दूसरा होता है जो होता है निवारक निरोध, निवारक निरोध, निरोध, ठीक है, इसको हम डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सर दंडात्मक निरोध, दूसरा हो गया निवारक निरोध। अब ये दंडात्मक और निवारक निरोध क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, अब बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। चलिए, चलिए ठीक है, आपके कमेंट भी देख ली, आइए अब यहां पर देखो, ठीक है, मैंने क्या बोला सर, डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन हैव टू टाइप्स, डिटेंशन दो प्रकार का है, निरोध दो प्रकार का है, पहला है दंडात्मक और दूसरा है निवारक, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये देखेंगे सर, सबसे पहले हम आएंगे दंडात्मक निरोध पर, ठीक है। प्लीज आप लोग यहां पर फोकस कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे दंडात्मक निरोध के बारे में, ठीक है। पहले से समझेंगे फिर निवारक निरोध को समझेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, इस नई स्लाइड पर आता हूं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है आकाश, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है आकाश, ठीक है, आकाश, आकाश, आकाश जो है उसका वो बेटा परिचय पत्र का नाम है आकाश, परिचय पत्र है, उसकी आइडेंटिटी बेसिकली आधार कार्ड वगैरह पे उसका नाम आकाश है, ठीक है। बचपन में माँ बाप ने उसका नाम आकाश रखा था, लेकिन ठीक है आकाश जैसे जैसे बड़ा हुआ तो लोग उसे जो है ना मुन्ना सुपारी के नाम से जानने लगे, तो उसका जो निकनेम है, उसका निकनेम है मुन्ना सुपारी, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको समझा रहा हूं, उसका निकनेम मुन्ना सुपारी है, क्लियर है। चलिए, आकाश परिचय पत्र पर मुन्ना सुपारी उसका निकनेम है, ठीक है। मुन्ना सुपारी जो है बेटा, ये जो लड़का है मुन्ना सुपारी, ये बदमाश है, ठीक, खूब बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है, एक तरह का चोर है, ठीक है। चोरी करते करते अगर स्थितियां सामान्य लगे तो ये हत्या का भी कर देता है, ठीक है, मर्डर भी कर देता है, एक दो बार रेप भी इसने किया है, क्लियर है ना। मतलब सबको पता है कि छुट्टा बदमाश है मुन्ना सुपारी, सब जानते हैं छुट्टा बदमाश है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मुन्ना सुपारी के इलाके में, मुन्ना सुपारी का जो इलाका है, मुन्ना सुपारी के इलाके में, ठीक है ना, आरबीआई का नोटों का भरा हुआ एक ट्रक आने वाला है,
आरबीआई का नोटों का भरा हुआ एक ट्रक आने वाला है, नोटों से भरा ट्रक आने वाला है इलाके में। क्यों आने वाला है? ठीक है, ये ट्रक, ठीक है, तो इसलिए आने वाला है कि बगल की बैंक है, ठीक है, उस बैंक में वो नोटों से भरा हुआ ट्रक जाएगा, या फिर बहुत सारे एटीएम है, एटीएम की तरफ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आप मान लीजिए। चलिए, तो आरबीआई का नोटों से भरा ट्रक जो है वह मुन्ना सुपारी के इलाके में आने वाला है। सबको पता है कि मुन्ना सुपारी ये चोर है, बदमाश है एकदम, जो है ना, सबको पता है। ठीक है, अब ये बात जो है ना पुलिस को भी पता है कि भैया नोट आएगा तो ट्रक आएगा तो ट्रक को पर्याप्त सिक्योरिटी भी देनी है, आरबीआई का मामला है। अगर सिक्योरिटी नहीं दी तो इलाके की जो थाना होगा पूरी बेटा सारी की सारी पुलिस वाले सस्पेंड हो जाएंगे। अगर कोई भी, ठीक है ना, ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी हो गई तो, जैसे ट्रक लुट गया, चुर गया या कुछ भी हो गया तो, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। तो पुलिस क्या करेगी बेटा, पुलिस पहले से ही, ठीक है, ऐसे अपराधियों को, ठीक है, पकड़ लेगी जिनका इतिहास रहा है कि जिन्होंने पूर्व में चोरी वगैरह की है। ठीक है, पहले से ही पकड़ लेगी, मतलब इसलिए पकड़ लेगी क्योंकि कृत्य, ठीक है ना, जो बेसिकली गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी एक्ट होने से पहले ही कर ली जाए। क्लियर है बेटा, गिरफ्तारी को एक्ट होने से पहले ही कर लिया जाए जिससे कि कोई अनलॉफुल एक्ट ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, ये आरबीआई का ट्रक आया किसी भी बैंक में, ये तो, ठीक है ना, कभी नहीं होता। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जांपल बता दिया, लेकिन एक ऐसी चीज जो होती है ये मैं बता रहा हूं। जैसे कोई भी बेटा धार्मिक यात्रा निकलती है, ये देखना, कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है, ठीक है, जैसे कि लाइक आपकी, ठीक है, राम बारात, ठीक है, गणेश चतुर्थी पे जो यात्रा निकलती है, ऐसी इस तरह की ये धार्मिक यात्राएं आमतौर पर निकलती रहती हैं। ये धार्मिक यात्रा, धार्मिक जुलूस वगैरह ये। अब ये जो मुन्ना सुपारी है, मुन्ना सुपारी का रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है बेटा मुन्ना सुपारी का? कि मुन्ना सुपारी का ये रिकॉर्ड है कि पूर्व में मुन्ना सुपारी ने इस तरह की यात्राओं पर पत्थर फेंके हैं, ठीक है ना, तलवार लेके जो है ना एक दो यात्रियों को, जो धार्मिक तीर्थ है, तीर्थ यात्री है बेसिकली, ठीक है, उन पर तलवार लेकर उसने प्रहार किया है। क्योंकि तो इस तरह का जो है ना उसने दंगों को भड़काया है, खुद दंगे में शामिल रहा है और उसने लोगों को इंजर्ड किया है। ये मुन्ना सुपारी का इतिहास रहा है। ठीक है, सब जानते हैं कि मुन्ना सुपारी क्या है। ठीक है, मुन्ना सुपारी एक क्रिमिनल है, और एक ऐसा क्रिमिनल है, ये तभी एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली, ठीक है, जब कोई धार्मिक यात्रा निकले। तो धार्मिक यात्रा में दंगा को भड़काना, लोगों को भड़काना, उन पर पत्थर फेंकना, गोले फेंकना, ठीक है, बारूद फेंकना, ये सब इसके काम है। ये पूर्व में भी ऐसे काम कर चुका है। अब इस साल भी धार्मिक यात्रा निकलने वाली है। जब इस साल भी धार्मिक यात्रा निकलने वाली है तो धार्मिक यात्रा निकलने से पहले ही मुन्ना सुपारी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुन्ना सुपारी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा मुन्ना सुपारी। क्या मुन्ना सुपारी ने कोई कृत्य ऐसा किया बेटा जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, मुन्ना सुपारी ने बेटा कोई ऐसी एक्टिविटी की नहीं जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मुन्ना सुपारी को क्या किया? अरेस्ट कर लिया। अब जब मुन्ना सुपारी को गिरफ्तार कर लिया तो मुन्ना सुपारी के कुछ राइट्स हैं बेटा, मुन्ना सुपारी के कुछ अधिकार हैं। ठीक है, सबसे पहला अधिकार क्या है मुन्ना सुपारी का? सबसे पहला अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि भाई, ठीक है, आपने मुझे अगर गिरफ्तार किया तो बताओ तो सही, आखिर, ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा अनलॉफुल एक्ट किया है, मैंने कौन सा ऐसा कृत्य किया है कि जिसके कारण आपने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे एक बार बता तो दो श्रीमान। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसको पुलिस गिरफ्तार करती है उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, कारण जानने का अधिकार है। अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है हर एक व्यक्ति को जिसने, ठीक है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सबसे पहली बात यही पूछेगा, श्रीमान आप ये तो बता दो कि आपने मुझे गिरफ्तार किया क्यों है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अपने निकट संबंधी को तुरंत सूचित करने का अधिकार है, अपने निकट संबंधी को तुरंत सूचित करने का अधिकार है, संबंधी को तुरंत सूचित करने का अधिकार है, तुरंत सूचित करने का अधिकार है।
सूचित करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। तुरंत सूचित करने का अधिकार अपने निकट संबंधी को बेटा, ठीक है। तो मतलब गिरफ्तार हुए तो तुरंत आप पुलिस वाले से कहोगे साहब मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, मेरे भैया को सूचित करो कि ऐसे ऐसे आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो अपने निकट संबंधी को तुरंत बेटा इन्फॉर्म करने का अधिकार है आपको, ठीक है ना। और हाँ, पुलिस वाला फोन करवाएगा बेटा, या फिर कोई कांस्टेबल भेजकर आपके घर पे बताएगा कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। दिस इज ट्रू, ठीक है, क्लियर है। ये पुलिस वाले को करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा पुलिस वाला। तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रस्तुत करने का अधिकार, करने का अधिकार। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, ठीक है। तो 24 घंटे के भीतर बेटा आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करवाया जाएगा तो आप अपने पसंद के वकील से अपना केस प्रस्तुत करवा सकते हैं। आप अपने किसी भी पसंद के वकील से अपना मामला, ठीक है, या अपना केस लड़वा सकते हैं। तो अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार, अपने पसंद की वकील से अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार, अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार, प्रस्तुत कराने का अधिकार, का अधिकार, ठीक है बाबू। तो अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी आपके पसंद के वकील हैं, आप अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करवा सकते हैं, इस बात का भी आपको अधिकार है, ठीक है ना। क्लियर, अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत करवाने का अधिकार। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो आपको मैक्सिमम 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखने का अधिकार दे सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे मेरे प्यारे बच्चे, मजिस्ट्रेट, वह आपको, ठीक है, पुलिस कस्टडी में रखने के लिए अधिकतम 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं। पुलिस कस्टडी में रखने के लिए, ठीक है, 15 दिन की मोहलत दे सकते हैं, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं, 15 दिन की। तो कुल मिलाकर ये सब आपके अधिकार है। देखो, आप अपराधी नहीं है, आपको गिरफ्तार किया गया है, ये बात आप समझ लेना। आप अपराधी नहीं है बेटा, आपको गिरफ्तार किया गया है। तो जैसे ही पुलिस वाला आए, ठीक है, और आपसे कहे कि यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, अपने हाथ ऊपर कर दो, यू आर अंडर अरेस्ट, कर लो भैया अपने हाथ ऊपर, ऐसे पीछे घूम जाओ और कह दो कि लो साहब, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है, कर लो हमें गिरफ्तार। लेकिन सबसे पहले आप ये पूछोगे, साहब श्रीमान मुझे एक बात बता दो कि मुझे गिरफ्तार आपने किया क्यों। वो बताएगा कि साहब इस वजह से हमने आपको गिरफ्तार किया, क्योंकि आपके अगेंस्ट पूर्व में भी ऐसे केसेस हैं जहां पर यह प्रूव हो चुका है कि आपने इस तरह की धार्मिक यात्राओं पर पथराव किया, डंडे बरसाए, ठीक है, लठ बरसाए, तलवारबाजी की, ठीक है। तो अब धार्मिक यात्रा निकलने वाली है, तो इसलिए हम पहले ही आपको गिरफ्तार कर लें इस वजह से, क्योंकि अगर आपको हमने खुला छोड़ दिया तो फिर आप फिर से ये काम करेंगे, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर देखिए, तुरंत मुन्ना सुपारी कहेगा कि ऐसा है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड को सूचित कर दो, ठीक है। मुन्ना सुपारी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, कालिया आटा, सपोज कि मेरी गर्लफ्रेंड है कालिया आटा, उसको सूचित कर दो बेचारी को, ठीक है, वो मेरा इंतजार करेगी शाम को कि मुन्ना सुपारी आएगा। चलो तो ठीक है, पुलिस वाले ने, ठीक है, कालिया आटा का फोन नंबर लिया और उसकी गर्लफ्रेंड को भी सूचित कर देगा, भाई ऐसे ऐसे मुन्ना सुपारी को गिरफ्तार करके जा रहे हैं। बात समझ पा रही है। उसके बाद मुन्ना सुपारी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाएगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि साहब आपने क्या अपराध किया है, कि साहब अपराध कुछ नहीं किया। पुलिस वाला कहेगा ये अपराध कर सकता था क्योंकि इसने पूर्व में ऐसा अपराध किया है, तो अपराध वो ना हो, वो कृत्य ना हो, इस वजह से हमने, ठीक है, पहले से ही अपराधी को पकड़ लिया। कहने का आशय यह है कि निवारक निरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है,
निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध का मतलब है, ये बात ध्यान रखना, यहां पर मैंने बताया निवारक निरोध का मतलब ये है कि बेटा ठीक है, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, ना हो, ना हो, ठीक है, उससे पहले ही, उससे पहले ही, पहले ही, ठीक है ना, डिटेंशन में, डिटेंशन में लोगों को लिया जा सके, लोगों को लिया जा सके, लिया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो भैया पहले से ही हमने डिटेंशन में लोगों को ले लिया, क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो। राम बारात निकले तो राम बारात पर बेटा पत्थर ना बरसे, गणेश चतुर्थी पे पत्थर ना बरसे, पृथ्वीराज चौहान की जयंती निकले, महाराणा प्रताप की जयंती निकले, उस पर कोई ठीक है पत्थरबाजी ना हो, आमतौर पर ऐसे पत्थरबाजी, ठीक है। तो हमने उन लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जो पूर्व में ऐसे काम करते हुए आए हैं। अब जब उनको हमने पहले से ही गिरफ्तार कर लिया तो इस बात के अब बहुत बड़े चांसेस है कि हाँ अब ये जो है ना राम बारात या गणेश चतुर्थी कोई भी धार्मिक यात्रा है वो बहुत आराम से निकल सकती है, बहुत आराम से जा सकती है, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? ये होता है निवारक निरोध कि अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, मतलब कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होने से पहले ही ठीक है व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, उसको डिटेंशन में ले लेना, लोगों को डिटेंशन में ले लेना, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये निवारक निरोध है, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। निवारक निरोध को क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। दंडात्मक निरोध क्या है? दंडात्मक निरोध ये है बेटा कि अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है, एक्टिविटी हो चुकी है, मतलब राम बारात, गणेश चतुर्थी या फिर किसी भी जयंती पर पत्थरबाजी हो चुकी है, ठीक है, उस पर किसी एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है, उस पर पथराव कर दिया है, ये मुहर्रम निकल रहे हैं, ताजिए निकल रहे हैं, तो ताजिए पर पथराव हो चुका है, दोनों ही पक्ष की बात कर देता हूं, ठीक है। तो हो चुका है, पथराव हो चुका है, पत्थरबाजी हो चुकी है, डंडे चल चुके हैं, तलवारें निकल चुकी हैं, लोग घायल हो चुके हैं, एक वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, बहुत बुरा माहौल है, ठीक है, पूरे जिले में ठीक है एकदम दंगा की सी स्थिति है, धारा 144 लागू है, लोगों को घर से ठीक है निकलने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया है, 5 लोग इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते, क्लियर है? क्योंकि एक्टिविटी हो चुकी है। अब ठीक है लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो जो उसमें संलिप्त थे, सीसीटीवी इमेज के आधार पर, चश्मदीदों के गवाहों के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा कि कौन कौन था जिसने इस तरह का एक्ट किया, कौन कौन था जिसने इस तरह का एक्ट किया बेटा। तो वो दंडात्मक निरोध है। मतलब दंडात्मक निरोध का मतलब है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है, अब हो चुकी है, तो जब अनलॉफुल एक्टिविटी बेटा हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना, जब अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है, अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई है, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तब आपको क्या किया जाएगा? अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है। जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो 2 ही आधार होंगे। पहला आधार होगा कि एविडेंस है आपके खिलाफ, तब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एविडेंस है आपके खिलाफ, तब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, पुख्ता एविडेंस। दूसरा बेटा कि आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, संदेह के आधार पर, ठीक है, आपसे को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा, अगर पुलिस कंफर्म हो जाती है कि ठीक है आप निर्दोष हैं, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, पत्थरबाजी हो चुकी है, लाठी डंडे चल चुके हैं, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया गया, या तो एविडेंस सीसीटीवी में आपका चेहरा आ गया, या फिर कि अच्छा साहब इसने तो पक्का जरूर किया होगा, ये तो जरूर करता है ऐसा काम, ठीक है, ये हो गया। और बेटा प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? निवारक निरोध क्या है? कि वो एक्टिविटी ना हो, ठीक है, पहले से ही पुलिस ने बेटा अपना जो है ना ठीक है सेफ जोन इख्तियार कर लिया, ठीक है भाई, अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो, किसी भी सूरत में ऐसी एक्टिविटी ना हो। तो पूर्व में ठीक है ऐसे लोग जो इस मामले में सजा काट चुके हैं उनको पहले से गिरफ्तार कर लिया कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर भैया ये केस होगा ही नहीं, ऐसा कोई भी एक्टिविटी होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब आर्टिकल 22 के अंतर्गत ठीक है मैंने अपना धार्मिक यात्रा राम बारात गणेश चतुर्थी पे मुन्ना सफारी पर ये आरोप है कि वो बेसिकली क्रिमिनल है और वो ये सारे काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, और इस स्लाइड को भी मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत बेटा क्या क्या अधिकार है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है? ये सारे अधिकार।
जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको ये सारे अधिकार है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मौलिक अधिकारों के अगले वर्ग पर, आर्टिकल 23 से 24, जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए, अगर क्लियर हुआ तो एक बार सब लोग थम्स अप कर देंगे बहुत अच्छे से, अगर समझ में आया। ठीक है, और ये आप लोगों को पढ़ना भी तो है ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप आगे आईपीसी पढ़े या फिर सीआरपीसी पढ़े, जो भी आप पढ़े, ठीक है, आगे, ठीक है, मूल विधि आप जो भी पढ़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जी बिल्कुल। देखो, ये हमारे एक साथी हैं अवतार सिंह, इनका नाम है OTAR सिंह। ये जय हो लिख रहे हैं, जय हो। पूरा 1 महीने में मूल अधिकार होंगे। अवतार सिंह, तुम क्या चाहते हो, एक दिन में खत्म करा दूं? हम्म, जी। तुम बेटा क्या सोच के आते हो, एक बात बताओ। हम्म, क्या तुम्हारा माइंड सेट क्या रहता है अवतार? एक बात बताओ, क्या है, मैं यहाँ पे कोई अपने घर की बात तो कर नहीं रहा, बीच में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता, कमेंट तक नहीं पढ़ता मैं, बस एक ही कमेंट करता हूं कि बेटा समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो। कभी मैं 1-2 कमेंट पढ़ लेता हूं, है ना। और पूरा 1 घंटा पढ़ाता हूं मैं, पूरा 1 घंटा। आप मेरी क्लास की ड्यूरेशन देख लेना, कभी आपको 55 मिनट से कम नहीं मिलेगी, 55-57 मिनट से कभी कम नहीं मिलेगी, 1 घंटे से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, अब आप बताओ, ठीक है, क्या मैं केवल इतना ही पढ़ा दूं, जैसे आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 में ये है, 24 में ये है, पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं? आप ऐसा ही चाहते हो जी। एक बच्चे का कमेंट है, सर 24 घंटे जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार है उसमें यात्रा का समय शामिल है? नहीं, यात्रा का समय शामिल नहीं है। ठीक है, यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा। यात्रा के समय को निकालकर, ठीक है, जब से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उसमें से यात्रा का समय निकालकर गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यात्रा का समय निकलेगा जी। शहजाद आलम नहीं यार, शहजाद जी। जी। चलो अवतार सिंह, आज तुम्हें हम देखेंगे ठीक है, तुम्हें बताएंगे हम। तुम तो कमेंट करके चल दिए, ठीक है, अब तुम्हें, अब हम, ठीक है ना, बताएंगे आराम से अच्छे से। चलो, ठीक है, ये कौन सी बात होती है यार तुम्हारी? ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर बगल वाली आंटी की तरह बात कर रहा हूँ कि हाय बहना तुम्हारे घर में का बो, ठीक है, तुम्हारा छोरा आज कैसे लड़ रहे हो अपनी बीबी तय, पढ़ा ही रहा हूं चलिए, तो आर्टिकल 23 से 24, ठीक है, ये है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब ये शोषण मतलब, ठीक है, राइट अगेंस्ट, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें आर्टिकल 23 तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब वो 23 जो है वो बड़ा, ठीक है, एक्सक्लूसिव है बेसिकली, और बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स एम्प्लॉयमेंट
क्लियर है बेटा। और बेगार, बेगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरे अभी दिमाग से निकल गया ये। चलिए, तो 3 चीजों का पूरी तरह से प्रोहिबिशन किया गया है, 3 चीजों का पूरी तरीके से प्रोहिबिशन किया गया है। वो 3 चीजें क्या है बेटा, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध। वह 3 चीजें हैं जिनका पूरी तरह से प्रोहिबिशन किया गया है। अच्छा ध्यान रखना कि ये बेसिकली राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू है। ठीक है, राज्य तो कर ही नहीं सकता, लेकिन बेटा प्राइवेट व्यक्ति भी नहीं कर सकता। राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति, ये दोनों पर लागू है। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं बेटा मानव का दुर्व्यापार। ठीक है, इसको समझते हैं। मानव का दुर्व्यापार क्या होता है? दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, ठीक है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, ठीक है, इन सब से, ठीक है, ये जो चित्र है इनसे छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप किया जाता है। ठीक है, खासकर बेसिकली वेस्ट बंगाल में बहुत जाता है। ठीक है, तो यहां से छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद जो है ना, इनको आमतौर पर बेसिकली प्रोस्टिट्यूट का जो बेसिकली धंधा है, ठीक है, जिसको आप ठीक है फरोसी कहते हैं, आई थिंक वैश्यावृत्ति, ठीक है, हिंदी में वैश्यावृत्ति कहते हैं। तो वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। ये बहुत होता है, छोटी छोटी बच्चियों को अपहरण करके, ठीक है, जो बेचारी गरीब होती हैं, जिनके, ठीक है, पिताजी की या जिनके घर वालों की पहुंच इतनी नहीं होती कि वो पुलिस थाने में जाएं, रिपोर्ट लिखवाएं, पुलिस एक्शन ले, उनके बच्ची को ढूंढे। ठीक है, आमतौर पर गरीब की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता यार। तो ऐसा जो इलाका होता है जो बिल्कुल लेबर क्लास है, यहाँ से ठीक है बच्चियों को अपहृत कर लिया जाता है उनको, और उसके बाद उनको इस तरह के धंधे में धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये मानव का दुर्व्यापार है, मानव की खरीद फरोख्त हो रही है। और बेसिकली मानव कोई बेटा खरीदने बेचने वाली चीज नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप व्यापार करो, ठीक है, आप व्यापार करो गुड्स का, आप व्यापार करो सर्विसेज का, लेकिन बेसिकली ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज नॉट अ थिंग ऑफ, ठीक है, सेल और बाय। ठीक है, वो खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं होती। और लेकिन ऐसा होता है, आपको पता होगा ऐसा होता है। आपने कई सारे ऐसे इंसिडेंट भी अखबार में देखे होंगे कि गरीब पिता ने अपनी बेटी को बेच दिया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसके पास जो है ना बिल्कुल भी रुपए नहीं थे जीवन यापन करने के लिए। उनकी 3 बेटी या 4 बेटी थी, उन्होंने किसी एक बेटी को बेच दिया। ठीक है, या बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा भी होगा कि ऐसा होता है कि उल्टा, ठीक है ना, कोई भी गांव का एक व्यक्ति है जो बूढ़ा सा है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही, 40-45 साल की उम्र है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ऐसे असम से जाकर, पश्चिम बंगाल वगैरह इन सब से जाकर, ठीक है ना, एक कोई, ठीक है, अपनी शादी कर लाता है, या नेपाल वगैरह से शादी कर लाता है। और जब वो शादी करके लाता है तो बेसिकली वो शादी कैसी होती है, वो शादी ऐसी होती है कि जिस लड़की से वह शादी करके आया उसके घर वालों को वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इस तरह से रुपए देकर, ठीक है, ब्याह के लिए आया है, जिससे कि जो है ना उसकी बेसिकली जो है ना जो भौतिक और दैनिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती रहेगी। ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, तो मानव का दुर्व्यापार ये बहुत होता है, और ठीक है, इसलिए तो होता ही होता है बेटा दुर्व्यापार, जिससे कि जो है ना उनको वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा सके। ठीक है, वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा सके, इसलिए भी होता है। आमतौर पर ये, ठीक है, छोटी जो बच्चियां होती हैं उनका बहुत होता है बेटा। ठीक है, महिलाओं का होता है, महिलाओं का होता है। और साथ ही साथ ये दुर्व्यापार और क्यों होता है, ठीक है, और इसका दूसरा कारण क्या है, चलो चलो बेटा यहां से चलो। तो सॉरी बच्चों है बाबू आ गया था क्लास में। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति के धंधे में और दुर्व्यापार बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्यों होती है, ठीक है, और क्या कारण है? तो और कारण यह है बेटा कि बेसिकली, ठीक है ना, अंग तस्करी भी होती है। आपको देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे
जो ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है, आमतौर पे बेसिकली, ठीक है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ रुपए मांगते हैं, इस तरह की चीजें। तो बहुत सारे ऐसे आपने केसेस देखे होंगे कि ऐसे बच्चों को, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे उठा लिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, और उनका अपहरण करके बेसिकली उनके ऑर्गेन्स को निकाल कर, ठीक है, उनकी तस्करी की जाती है। उनका लीवर निकाल लिया, उनकी किडनी निकाल ली, उनके लंग्स, इस तरह की जो है ना, ठीक है। तो ये बहुत होता है बच्चे। तो अंगों की तस्करी करने के लिए भी मानव का दुर्व्यापार हो ही नहीं सकता। चलिए, इसके बाद अब हम यहां पर बात करेंगे बेटा बेगार क्या है, ठीक है, बेगार को समझेंगे। बेगार, बेगार क्या है? बेगार, बेगार का मतलब है वर्क विदाउट पे। इस तरह से आप इसको समझेंगे, वर्क विदाउट पे, इसको हम बेगार कहेंगे। जैसे बेगार क्या है मैं आपको बताऊं, आपने गांव में सुना होगा कि जैसे कोई काम कर रहा है, ठीक है, आमतौर पे मेरी पापा कहते थे, जैसे पापा ने बोल दिया कि यार ऐसा करना भाई, बोल रही झाड़ू लगा दे यार, ठीक है, या फिर कुछ बोल दिया यार गाड़ी साफ कर दे भाई, मैं निकल रहा हूं, या फिर ऐसे करके, और मतलब मेरा मन है नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं ऐसे करके कर रहा हूं, तो वो बोल देते हैं भाई क्यों बेकार कर रहा है। चलिए, बेगार का मतलब क्या है, देखो ये बात आपको समझना है। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब ये है बच्चे कि आपसे काम करवा लिया जाए, ठीक है, आपसे काम करवा लिया जाए, आपसे काम करवा लिया जाए, आपने काम किया लेकिन बदले में आपको पारिश्रमिक ना दिया जाए, बदले में आपको पारिश्रमिक ना दिया जाए, पारिश्रमिक ना दिया जाए। काम तो करवा लिया जाए लेकिन बाबू बदले में आपको पारिश्रमिक ना दिया जाए, मेहनताना ना दिया जाए, ना दिया जाए। इसको हम क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे, ठीक है। आपसे काम करवा लिया लेकिन बदले में आपको मेहनताना नहीं दिया, पारिश्रमिक नहीं दिया, ठीक है, वर्क विदाउट पे, इसको हम बेगार कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, ये हकीकत बात बता रहा हूं बेटा, कोई हाइपरबोल नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये पहले बड़ा चलता था गांव में, ठीक है। अब जैसे मैं कभी भी बोला, जैसे मैं अस्पृश्यता पे बोला, मैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 पे बोला, कुएं तालाबों में, ठीक है ना, इस तरह के जो सार्वजनिक उपागम जो होते हैं, ठीक है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो जब मैंने बोला, कई बच्चों के मुझको टेलीग्राम पे मैसेज आए, सर आप एक कास्ट को बेसिकली टारगेट करते हैं, ठीक है, आप इनको देखो। मैं केवल समझाता हूं आपको, ठीक है, और मैं समझाता इसलिए हूं क्योंकि आप, ठीक है, इन सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिकली बेसिकली जी सके, ठीक है, इस वजह से प्रैक्टिकल। और आपने एक एक फंडामेंटल राइट जो पढ़ा होगा ना, वो आपको, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो आपको आत्मसात, वो आपको याद हुआ होगा क्लास में, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। और लगा के देख लेना, पीसीएस, आरओ वगैरह, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को आप लगा के देखना, हवा में उड़ा दोगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को। ज्यादा बड़ी बात नहीं करना बेटा, ठीक है, हवा में उड़ा दोगे तो ये लगेगा कि पॉलिटी कुछ है ही नहीं। तो इसलिए, ठीक है, ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसे भी एग्जांपल देता हूं जो बेसिकली रियल लाइफ से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको समझाने, कुछ जो रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं ऐसे। अब मैं आपको बेगार बताऊं, बेगार ऐसा खूब होता था, ठीक है। बेसिकली क्या होता था गांव में, कि गांव में जैसे मान के चलिए, गांव में आमतौर पे, गांव में मोस्टली गांव ऐसे होते हैं जिसपे, ठीक है, सभी कास्ट एक साथ रहती हैं, ठीक है, लेकिन उन कास्ट के अपने 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 मोहल्ले होते हैं। सब ये मोहल्ला ना, ये मोहल्ला फला कास्ट का, ये फला कास्ट का, ये फला का, ये फला का, ऐसे करके ये मोहल्ले होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, आमतौर पर कि ये होता हुआ आया है, बेसिकली ये होता हुआ आया है। और ये क्या होता हुआ आया है कि जैसे कोई सवर्ण है, ठीक है, तो वो जो सवर्ण है ना, जैसे उनको किसी भी चीज की जरूरत है, जैसे उनको लगना है कि यार आज हमारे यहाँ पे इधर झाड़ू नहीं लगी, ठीक है, या फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कमरा गंदा पड़ा है, या पशुओं का चारा नहीं कटा, इस तरह से। और वहां से उनके घर के दरवाजे के सामने से निकल के, मान के चलिए कोई, ठीक है, वंचित और शोषित वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के हैं, कोई वो निकल के जा रहे हैं, कोई व्यक्ति निकल के जा रहे हैं, मैं जाति के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, वो निकल के जा रहे हैं, ठीक है। तो आवाज दे ली, अब भाई यहाँ पे आ जा, क्या बाबूजी बताओ, अरे यार ने कहा हमारा चारा कर दियो। ये बेटा, ये भाईचारे में नहीं हुआ, आप इसको ये मत सोचना सर गांव में तो ऐसा होता है आमतौर पे। गांव में तो, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब गांव में छान छबती है, ठीक, किसी की, ठीक, झोंपड़ी के ऊपर जब छान डलती है, उसकी रूफ डलती है, तो वहां पर वो भ्रातृत्व है, वहां पर वो भाईचारे का बात है कि जब एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं।
भ्रातृत्व की भावना वहां पे होती है जब गांव में किसी की लड़की की शादी हो तो सबके गांव से मठ आ जाता है, सबके घरों से मठ आ जाता है, ठीक है, और सब लोग अपना छोटा मोटा योगदान दे देते हैं। पहले तो बेटा आटा तक आ जाता था, ठीक है, अगर किसी के घर में लड़की की शादी है तो उस व्यक्ति को ना आटा खरीदना पड़ता था, ना तेल खरीदनी पड़ती थी बेटा, ना सब्जी खरीदनी पड़ती थी, ना मठा ना दही खरीदना पड़ता था। तो गांव वाले, ठीक है, अपने घर में से ये होता था कि जैसे साहब आज फलानी की शादी है तो आज हम जो है ऐसा करेंगे कि आज हम भैया अपना दूध नहीं बेचेंगे, दूधिया को दूध हम 1 लीटर कम देंगे, 1 लीटर दूध हम उसके यहाँ भिजवाएंगे। ये होता था, वो भ्रातृत्व है, वो भाईचारा है, ठीक है, वो फ्रेटर्निटी है। लेकिन यहां पर क्या है, बेसिकली यहां पर एक मानसिकता काम कर रही है कि कोई व्यक्ति निकल के जा रहा है जो आपको पता है इस क्लास से बिलोंग करता है, बुला लो यार, ठीक है, ये तो काम करते हुए आए हैं, बुला लिया, अब भाई कुटी कर दियो भाई, पसुन के लिए चारा गुद दियो भाई, अब भाई वो कमरा ने साफ कर दियो, इस तरह से उसने कमरा साफ किया, बाबूजी हो गया, ठीक है भाई, पानी पानी पिला दिया अपना, चलो ठीक है बाबूजी, अच्छा ठीक है ओके। उसको कुछ दिया भी नहीं, कुछ नहीं दिया उसको। और अगर आपको ये लगता हो ना कि सर हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, बेटा मैं गांव में ज्यादा रहा नहीं हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लेकिन मैं जितना भी रहा, ठीक है, मैंने अपने आंखों के सामने ये इंसिडेंट होते हुए देखे, कभी बड़े बूढ़े से सुने नहीं, ये जो मैंने खुद देखे हैं ये मैं वो बता रहा हूं। और आप जितना पूर्व की तरफ जाओगे ना, उत्तर प्रदेश के आप जितने पूर्वांचल में जाओगे उतना ये ज्यादा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम है। और जबकि मैं बेसिकली मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से आता हूं, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच में आता हूं, ये चीजें मैंने देखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये बेकार ही तो है, ये बेकार है कि बेसिकली आपको काम करवा दिया आपसे, लेकिन बदले में आपको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई आजा काम कर दे, बदले में बेटा पारिश्रमिक दे दिया, उसका 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए उसको, ठीक है 5 किलो गेहूं दे दिया, उसको आटा दे दिया, ठीक है, उसको कुछ और दे दिया। तो ऐसा भी होता है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा भी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये बेटा बेकार हमारे गांव में इतना होता था, इतना होता था हमारे गांव में बेकार, मैं कसम खा के बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक जाति विशेष ने, ठीक है ना, सवर्णों के मोहल्ले से निकलना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो बेसिकली बुला लेते कि भाई आ जाना, कि यार ने हाथ बटवा दे, ऐसे करके हाथ बटवाने के चक्कर में पूरा काम कर लिया। इसका सबसे प्रबल विरोध हमारे पिताजी ने किया, मुझे खूब पता है, मेरी आंखों के सामने की बात है, खूब विरोध किया। पापा जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती यार, ठीक है, अगर तुम मान के चलिए किसी मजदूर को भी बुला के लाओगे तो 300, 350, 400 रुपया चल रहे हैं। अरे तुम भाई चलो ठीक है, तुम्हारे गांव का है, ठीक है, तुम इसके काम में आते हो, ये तुम्हारे काम में आता है, तो कम से कम आधा रुपया दे दो, लेकिन इस तरह से तो काम ना करवाओ। ये कोई तुम्हारा, ठीक है, बापोती थोड़ी नहीं, ये तुम्हारा कोई इस तरह का कोई मालिकाना हक थोड़ी नहीं है कि नहीं भाई तुम बुलाओगे वो काम करेगा। और ऐसा हुआ भी, फिर लोगों ने आना ही बंद कर दिया, निकलना बंद कर दिया वहां से। या फिर कोई तो ऐसा था कि जो फिर भी नहीं माना, वो कहता कि भाई आ, वो मना कर दे, चल मैं नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी, और बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये बेगार होता है। बेगार का मतलब क्या है बेटा, बेगार का मतलब है कि काम करवा लिया जाए, बदले में पारिश्रमिक ना दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा फोर्स एम्प्लॉयमेंट, बलात्श्रम। बलात्श्रम, फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बलात्श्रम, इसको मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, बलाश्रम समझेंगे बेटा। बलाश्रम का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, बलाश्रम का मतलब है कि देखो आपका मन नहीं है काम करने का, आपका मन नहीं है, ठीक है, काम करने का, काम करने का, ठीक है सर, आपका मन नहीं है काम करने का, ये बात आप प्लीज समझना। अब मन नहीं है काम करने का तो मतलब ये कोई मनमाना व्यवहार नहीं है, ये कोई मनमाना व्यवहार नहीं है कि आपका मन नहीं है काम करने का, तो डेट इज नॉट अ मनमाना व्यवहार। जैसे मन नहीं है काम करने का, जैसे मुझे पता है बहुत अच्छे से कि भाई मुझे जो है ना बच्चों को मंडे टू सैटरडे पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मंडे टू सैटरडे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे डेली, ठीक है, 4 घंटे पढ़ाना है, 4 आवर्स पढ़ाना है मुझे, डेली पढ़ाना है, मुझे मंडे टू सैटरडे पढ़ाना है। अब मान के चलिए कि ये संस्था मुझे संडे को पढ़वाए, और संडे को मुझसे पढ़वाए तो मुझे बेशक उसका एक्स्ट्रा पे दे, लेकिन मेरा मन नहीं है काम करने का, तो ये फोर्स एम्प्लॉयमेंट है। फोर्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि बेटा चाहे बेशक आपको पारिश्रमिक मिले काम करने का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेहनताना नहीं मिलेगा, आपको मेहनताना मिलेगा साहब, जरूर आपको मेहनताना मिलेगा, ठीक है, पक्का मेहनताना मिलेगा कसम से, लेकिन आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ठीक है,
मतलब मन के विरुद्ध, ठीक है, आपसे काम करवाया जा रहा है। बलाश्रम इसको कहते हैं, मन के विरुद्ध, ठीक है, कार्य करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। अब जैसे मान के चलिए, ठीक है, मुझे मंडे टू फ्राइडे डेली 4 घंटा पढ़ाना है, मुझे मंडे टू फ्राइडे डेली 4 घंटा पढ़ाना है, मुझे पता है, और आज फ्राइडे है, सपोज दैट मान के चलिए कि आज फ्राइडे है, ठीक है, और मैं पहले ही घंटे पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, तो इसमें मेरी गलती है, बस समझते, इसमें मेरी गलती है। वो फिर फोर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ भाई, वो तो कंपनी की पहले से ही पॉलिसी है, कंपनी की पहले से पॉलिसी है कि आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाना है, मंडे टू सैटरडे पढ़ाना है, डेली 4 घंटे पढ़ाना है, तो वो तो पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये फोर्स एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब आपसे संडे को पढ़वाया जा रहा है और आपको मन नहीं है। बेशक आपको मेहनताना मिल रहा है, बेशक आपको मेहनताना मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बलाश्रम है कि भैया मन के विरुद्ध जाकर कार्य करवाया जा रहा है, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। कहते हैं ना बेटा, जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, इसको हम फोर्स एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जी ठीक है। अब देखो, ये जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 के बेटा 2 क्लॉज है, ये तो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि आर्टिकल 23 के 2 क्लॉज है। सबसे पहला क्लॉज तो यही है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम उल्लंघनीय, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम, ठीक है, एक अपराध है, ठीक है, पूरी तरह से बोला है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम अपराध है 23 क्लॉज 1 में। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम एक दंडनीय अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। बलाश्रम एक दंडनीय अपराध है। तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम बेटा एक दंडनीय अपराध है। अपराध है, ये तो 23 क्लॉज 1 है। अच्छा, अब इसमें 23 क्लॉज 2 है। 23 क्लॉज 2 क्या कहता है, ये भी तो आपको समझाना है बेटा कि 23 क्लॉज 2 बोलता है। 23 क्लॉज ये बोलता है मेरे प्यारे बच्चे कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, मैं बताता हूं इसको बहुत अच्छे से, हेतु, ठीक है बेटा, कार्य करा सकता है, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कार्य करा सकता है, ठीक है ना। इसे आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का, ठीक है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। तो राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु बेटा कार्य करा सकता है, इसको आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन राज्य धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि राज्य, यहां पर राज्य धर्म, मूल वंश, राज्य यहां पर बेटा धर्म, मूल वंश, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये बात आपके समझ में नहीं आई, कोई भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये बात बेटा आपके समझ में नहीं आई होगी, मुझे पक्का पता है कि ये क्या है सर, ये हमारे समझ में नहीं आया। देखो, जैसे मान के चलिए कि राज्य को जरूरत पड़ी, ठीक है, सरकार को जरूरत पड़ी, कोई सरकारी काम होना है, सरकारी काम होना है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई रोड बिछनी है, सड़क बिछनी है ना भैया, सड़क बिछनी है। अब ये जो है जहां पे सड़क बिछनी है, बड़ा दुर्गम इलाका है, ये बेटा बड़ा दुर्गम इलाका है, ठीक है, पूरा हिली एरिया है,
हिली एरिया है, यहां पर बाहर से लेबर नहीं लाई जा सकती, लेबर नहीं लाई जा सकती, बहुत मुश्किल है लेबर को लाना। तो उस ठीक है हिली एरिया के आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों से सभी से सरकार कह सकती है कि भाई तुम सब लोगों को क्या करवाना है, यहां पे रोड डलवाना है, रोड डलवाना है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि साहब आप हमसे जबरदस्ती रोड डलवा रहे हो, आप बेशक हमको रुपया दोगे, भाई सरकार जो रुपया लेबर्स को देगी बेशक वो इन गांव के लोगों को देगी, बेशक सरकार रुपया दे, बात समझ में आ रही है, या फिर सरकार रुपया ना भी दे, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि सरकार बेकार कर रही है, बलाश्रम कर रही है। आप इसको बेटा ये नहीं कह सकते कि सरकार बेकार कर रही है या बलाश्रम कर रही है, आप ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बेटा ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा सरकारी कार्य है। क्लियर है? हाँ, लेकिन वहां पर सरकार जो है, वहां पे जो राज्य है, वो ये भेदभाव नहीं करेगा कि राज्य कह दे कि भाई केवल व केवल हिंदू लोग ही रोड डालेंगे, बाकी के अन्य धर्म के रोड नहीं डालेंगे, या फिर केवल व केवल भाई ऐसा करेंगे ब्राह्मण ही लोग रोड डालेंगे, किसी अन्य जाति के लोग रोड नहीं डालेंगे, या फिर इस मूल वंश के लोग ही रोड डालेंगे, बाकी के अन्य मूल वंश के लोग रोड नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, धर्म, जाति, मूल वंश और वर्ग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकती। राज्य कहेगी इस गांव के सभी लोग, हाँ लिंग के आधार पर कर सकती है, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक स्थिति बेटा कमजोर होती है, तो कहते हैं कि सब महिलाएं नहीं डालेंगी, बाकी के इस गांव के सारे पुरुष, लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकती है राज्य, इस गांव के सारे पुरुष रोड डालेंगे। क्लियर है? अब चाहे सरकार रुपया दे या नहीं दे, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारे आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का उल्लंघन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार बेटा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ऐसा कर सकती है। ठीक है, ऐसा कर सकती है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 है कि कारखानों आदि में बच्चों के कार्य करने का प्रतिषेध। ठीक है, तो कारखाने आदि में बच्चे कार्य नहीं करेंगे। कारखानों आदि में, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बच्चे काम नहीं करेंगे, मतलब कहने का आशय यह है, आर्टिकल 24 बिल्कुल क्लियर बोलता है कि जहां पर भी हैवी ड्यूटी वर्क होता है, जहां पर भी बेटा क्या होता है, जहां पर भी हैवी ड्यूटी वर्क होता है वहां पर बच्चे कार्य नहीं करेंगे। जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता है वहां पर बच्चे कार्य नहीं करेंगे, जैसे कि माइनिंग, ठीक है ना, जो खदान होती है, खदान में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? माइनिंग। खदान में क्या है? खदान में हैवी ड्यूटी वर्क होता है। माइनिंग, खदान में क्या होता है बेटा? हैवी ड्यूटी वर्क होता है। तो जहां पर भी हैवी ड्यूटी वर्क होता है वहां पर बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, हैवी ड्यूटी वर्क जैसे कि आपका माइनिंग हो गया, ठीक है, खदान हो गई, आपका बेसिकली ईंट या भट्टा उद्योग जिसको बोलते हैं वो हैवी ड्यूटी होता है बेटा। भट्टा उद्योग हैवी ड्यूटी होता है। ठीक है, अब हैवी ड्यूटी का मतलब क्या है? हैवी ड्यूटी का मतलब है बेटा ऐसा कोई भी, ठीक है ना, नियोजन, ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट जहां पर बच्चों को, ठीक है, जान का खतरा हो, जहां पर बच्चों की बेटा जान का खतरा हो, जान का खतरा हो,
वहां पर बच्चे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर फिर भी कोई काम करवाता है तो इसके आर्टिकल 24 का उल्लंघन माना जाएगा। तो माइनिंग हो गया, ईंट या भट्टा उद्योग हो गया, अलीगढ़ का ताला उद्योग हो गया बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है, अपनी विभिन्न व्याख्याओं में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। जैसे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो गया, फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, अलीगढ़ का ताला उद्योग हो गया, ईंट ऑब्लिक भट्टा उद्योग हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया आपका, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे उद्योग आ जाएंगे भैया, ठीक है, सब बच्चे, ठीक है, इसी में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब जहां पर भी हैवी ड्यूटी वर्क हो रहा है, जहां पर भी हैवी ड्यूटी वर्क हो रहा है, जहां पर बच्चों की जान माल का खतरा हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कारखाने हो गए, ठीक है, आपकी ईंट या भट्टा उद्योग हो गया, खान हो गया, या फिर बेसिकली अन्य किसी परिसंकट में स्थान, कोई भी परिसंकट में स्थान, परिसंकट में स्थान जहां पर बच्चों को, ठीक है, उनकी जान का खतरा हो, वहां पर बच्चों के काम करने का प्रतिषेध है, ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रंस, कहां पर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जहां पर उनकी जान को खतरा हो, जहां पे हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, बस ये हो गया आपका, बस, ठीक है, इसी के साथ क्लियर हुआ आपका। और आज अगर हम बात करें तो आज हमारी क्लास हुई है पूरी 1 घंटे 15 मिनट की। चलिए ठीक है बाबू, सर सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आप पॉलिटी को बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। सर थैंक यू सर, मैंने आपकी ज्योग्राफी की सारी क्लासेस की, काश आप ज्योग्राफी पढ़ाते। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।